हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 5 आई एम अप एंड राउंड का एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? कंसिडर अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। विदाउट ड्रॉइंग एट सर्कम सर्कल, हाउ कैन वी फाइंड आउट वेदर द सेंटर ऑफ द सर्कल lies inside the quadrilateral or outside the quadrilateral? What is the best way of finding out? ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो एक बार फिर से समझते हैं। हम लोग को एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और विदाउट ड्रॉइंग इट सर्कम सर्कल, और इसका सर्कम सर्कल ड्रॉ किए बिना हम लोग कैसे कह पाएंगे कि वेदर सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल और आउटसाइड द क्वाड्रिलेटरल। मतलब जो सेंटर, मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का जो सर्कम सर्कल, मतलब इस क्वाड्रिलेटरल के बाहर वाला चारों वर्टेक्स को टच करने वाला जो सर्कल है, उसका सेंटर जो है इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर आ रहता है कि नहीं रहता, हम लोग कैसे कह पाएंगे बिना ये सर्कल ड्रॉ करे। अब यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल समझाने के लिए मैंने सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तीनों में सर्कल ड्रॉ कर लिया। तीनों अलग अलग तीन पॉसिबल केस होता है। ये जो फर्स्ट केस है इसमें कहा, यहाँ पे क्या केस वन में क्या है? केस वन, जो सर्कम सर्कल जो है इनसाइड है, इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल है ना। सर्कम सर्कल का सेंटर क्वाड्रिलेटर के अंदर पे है। ये केस टू है। केस टू में क्या है? ऑन द क्वाड्रिलेटरल। इसका जो सर्कम सर्कल का जो सेंटर है वो क्वाड्रिलेटरल के ऊपर ही है, इस साइड के ऊपर ही है, ठीक है, ऑन द क्वाड्रिलेटरल। और केस थ्री, केस थ्री में क्या है? देखो यहाँ पे जो सर्कम सर्कल है ना वो क्वाड्रिलेटरल के बाहर है। तो हमसे यही पूछा है कि कंसीडर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विदाउट ड्राइंग द सर्कम सर्कल। ये सर्कल ड्रॉ करे बिना हाउ कैन यू फाइंड आउट वेयर द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये सर्कल का जो सेंटर है वो इस क्वाड्रिलेटर के अंदर पे लाई कर रहा है कि बाहर पे लाई कर रहा है, ठीक है। केस थ्री, आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द क्वाड्रिलेटरल। तो मुझे ये बताना है। अब देखो इसको हम लोगों ने तीन केस लिख लिया। अब इन तीनों केस का फीचर्स क्या है? अगर मुझे फीचर्स पता चल गया तो मैं उसी फीचर्स के बेसिस में बता दूंगा कि ये देख लो, अगर ये ऐसा हो गया तो हाँ ये बाहर पे लाई करता है, ऑन सर्कल पे लाई करता है, ऑन द क्वाड्रिलेटरल लाई करता है कि अंदर पे लाई करता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं ये बीच वाला केस देखूंगा, एग्जैक्टली ऑन द सर्कल पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है? सेंटर जो है ऑन द क्वाड्रिलेटरल पे ही लाई कर रहा है ना, एक साइड पे लाई कर रहा है। तो अगर किसी एक क्वाड्रिलेटरल के साइड पे ही अगर सर्कल का सेंटर लाई कर रहा है तो वो वाला साइड क्या इस सर्कल का डायमीटर बन जाएगा? बिल्कुल। सो दिस इज द डायमीटर ऑफ दैट सर्कल। अब देखो अगर डायमीटर ये बन गया तो ये एंगल क्या बनेगा? अगर डायमीटर के एंड से अगर हम लोगों ने सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट पे एंगल बनाया तो वो एंगल कितना होता है? ये 90 डिग्री होता है ना। और ये वाला भी 90 डिग्री होगा, ये वाला भी 90 डिग्री होगा। तो हमें क्या करना है? हमारा जो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, मान लो मैं क्या करता हूं, अब यही तीनों क्वाड्रिलेटरल ले लेता हूं इधर पे, इसको कॉपी कर लेता हूं, इसको नीचे लिख लेता हूं। अब मुझे ये तो नहीं पता, मान लो मैंने सर्कल को हटा दिया, इन तीनों से मैं सर्कल को हटा दिया। मुझे नहीं पता कि इसका जो सर्कम सर्कल अंदर लाई करता है कि बाहर लाई करता है कि ऑन द सर्कल पे लाई करता है। तो मुझे बस क्या करना है? एक प्रोट्रैक्टर लेना है, उसके बाद मुझे ये एंगल, ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल मुझे मेजर करना है, ये वाला एंगल। अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया, एग्जैक्टली 90 डिग्री हो गया, तो क्या होगा? जो सर्कम सर्कल का सेंटर है वो बिल्कुल एक साइड पे लाई करेगा, उसी साइड पे लाई करेगा। अब देखो अगर ये 90 डिग्री है तो यहां पे जब वो जो एक साइड है वो सर्कल के नीचे पे है, मतलब अंदर पे है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल क्या 90 डिग्री से कम होगा? बिल्कुल, दिस एंगल विड बी लेस देन 90 डिग्री। क्यों? देखो अगर ये डायमीटर जो है सेंटर पे एंगल 90 डिग्री 180 डिग्री बना रहा है तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है। अगर इस बार ये वाले दो पॉइंट से अगर एंगल जो है, अब सेंटर पे जो है डायमीटर तो 180 डिग्री बना रहा था, पर ये कितना बनाएगा? 180 से कम बनाएगा। अगर ये 180 से कम बनाएगा तो ये एंगल भी 90 से कम ही होगा। तो फिर मैं क्या करूंगा इस केस में? मैं इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करूंगा और मैं चेक करूंगा ये एंगल कितना है। अगर ये एंगल लेस देन 90 डिग्री हो गया, है ना, तो क्या ये वाला केस बन जाएगा? बिल्कुल। सेम वे में इस ट्राइंगल, इस वाले क्वाड्रिलेटर में फिर से मैं यही एंगल मेजर करूंगा, ठीक, मतलब ये वाला एंगल। तो ये एंगल क्या होगा इस केस में? ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री से ग्रेटर हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री से कम हो जाएगा।
ठीक है। तो अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री मुझे मिला तो जो क्वाड्रिलेटरल का सर्कम सर्कल का सेंटर वो बाहर लाई करेगा। अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री मिला तो ऑन द क्वाड्रिलेटरल लाई करेगा, और लेस देन 90 डिग्री मिला ये वाला एंगल तो सर्कम सर्कल अंदर पे लाई करेगा। अब देखो बस आपको एक ही बस ये वाला साइड का ही मेजर करने से नहीं होगा, आपको सारी साइड्स के लिए निकालने पड़ेंगे। जैसे कि आपने ये एक एंगल निकाला इस वाले आर्क के लिए, मतलब इस वाले कॉर्ड के लिए, डायमीटर के लिए, ठीक है। हो सकता है ये वाला भी तो अंदर लाई करे, नहीं आपको एक ये वाला भी एंगल चेक करना पड़ेगा, ये वाला भी एंगल चेक करना पड़ेगा, फिर इस वाले के लिए भी आपको एक एंगल ये वाला चेक करना पड़ेगा, फिर इसके लिए भी आपको, इस वाले साइड के लिए आपको ये एंगल चेक करना पड़ेगा। तो आपको चार चार एंगल्स चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। वो एंगल्स कौन बनाएगा? सारे रिस्पेक्टिव कॉर्ड, हर एक कॉर्ड जो एक एंगल सबटेंड कर रहे होंगे। मान लो ये एक सर्कल का कॉर्ड है, ये कितना सबटेंड कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, लेट्स से ये मेरा जो क्वाड्रिलेटरल है ये हमारा ABCD है। लेट्स से दिस इज ABCD, इसका भी ABCD मार्क कर लेते हैं, इसका भी ABCD मार्क कर लेता है, ठीक है। सो फॉर each side of quadrilateral we measure, हम लोग क्या मेजर करेंगे? एंगल, सबसे पहले तो एंगल ACB, इस कॉर्ड के लिए, AB कॉर्ड के लिए, और AB कॉर्ड हम लोग क्या मेजर करेंगे? एंगल ACB, है ना। अब देखो आप AB कॉर्ड के लिए या तो ACB मेजर करो या तो ADB मेजर करो, दोनों ही इक्वल ही होने वाले हैं। क्यों? देखो इस केस में अगर आप चाहे ये एंगल मेजर करो, है ना, आप चाहे ये वाला एंगल मेजर करो, चाहे ये वाला एंगल मेजर करो, दोनों ही एंगल सेम ही है। ये 90 होगा तो ये भी सेम ही 90 डिग्री होगा, है ना। एक ही साइड में, साइड वाले एंगल्स मतलब सेम ही रहते हैं, एंगल इन सेम सेगमेंट, मतलब आई होप आपको समझ में आ गया। सेम आर्क के ऊपर एंगल सेम रहते हैं। तो चाहे आप ये वाला एंगल मेजर करो या तो आप ये वाला एंगल मेजर करो, एक एंगल मेजर करने से काफी, क्योंकि ये भी 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है। तो AB साइड के लिए हम लोग कोई एक एंगल मेजर कर लेंगे। मान लो हम लोगों ने AB साइड के लिए ACB मेजर करा, ACB। वैसे ही BC साइड के लिए फॉर कॉर्ड BC, अब BC के लिए कौन सा एंगल मेजर करेंगे? देखो अब BC के लिए आप चाहे ये वाला एंगल मेजर करो, ये BC है ना, मतलब इसको भी नेमिंग कर देते ABCD, ABCD, ठीक है। अब तो BC कॉर्ड के लिए आप चाहे ये वाला एंगल मेजर करो या तो आप ये वाला एंगल मेजर करो, दोनों सेम ही एंगल होने वाले क्योंकि सेम आर्क बना रहा है ना। तो कोई एक ले लो आप। BC कॉर्ड के लिए आप एंगल CAB लेंगे, फॉर BC कॉर्ड एंगल CAB मेजर करेंगे। सिमिलरली अब DC कॉर्ड के लिए कौन सा एंगल मेजर करेंगे? चाहे ये वाला एंगल मेजर करो चाहे ये वाला एंगल मेजर करो, दोनों ही सेम ही आने वाला है, ठीक है। फॉर कॉर्ड DC कौन सा एंगल मेजर करेंगे? एंगल DC कॉर्ड के लिए एंगल DBC मेजर करेंगे, ये वाला एंगल है ना, एंगल DBC। और एक AD कॉर्ड के लिए, इस वाले कॉर्ड के लिए कोई एक एंगल, चाहे ये वाला एंगल मेजर करो चाहे ये वाला एंगल मेजर करो, कोई एक एंगल मेजर करो। फॉर कॉर्ड AD हम लोग कौन सा एंगल मेजर करेंगे? AD के लिए DBA मान लो, एंगल DBA। अगर इफ एनी ऑफ द एंगल, अगर कोई भी एक एंगल नंबर 1 ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया तो क्या होगा? अगर कोई भी एक भी एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हो गया तो ये वाला केस बन जाएगा। तो ये वाला केस कौन सा है? ये वाला सर्कल बन जाएगा। तो वो हमेशा सर्कम सर्कल का सेंटर आउटसाइड द क्वाड्रिलेटरल लाई करेगा। इफ एक भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो गया, सर्कम सेंटर विल लाई आउटसाइड, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के बाहर लाई करेगा। सेकेंड केस, अगर कोई भी एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, कोई भी एंगल 90 डिग्री मिल गया तो क्या होगा?
ये वाला केस बन जाएगा, अगर कोई भी एंगल हम लोग को ये वाला एंगल 90 डिग्री अगर मिल गया तो एग्जैक्टली साइड पे लाई करेगा। सरकम सेंटर विल लाई ऑन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के ऊपर ही लाई करेगा। उसके बाद थर्ड केस क्या था, अगर ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, सारे एंगल्स सारे अगर लेस देन 90 डिग्री हो गया तो ये वाला केस बन जाएगा। ठीक है, सारी एंगल्स अगर 90 डिग्री से कम है, ये एंगल मान लो, ठीक है, फिर ये कॉर्ड का ये वाला एंगल मान लो, फिर ये कॉर्ड का ये वाला एंगल मान लो, सारे 90 डिग्री से कम हो गया तो 90 डिग्री से कम वाला ये वाला केस, मतलब सरकम सर्कल जो है, सरकम सेंटर जो है वो अंदर लाई करेगा, इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। आपको अगर बुक में लिखना हो तो आप ये वाले आप इतना लिख सकते हो। ठीक है, डायग्राम चाहो तो आप बना सकते हो, एक एक्सप्लेनेशन के लिए आप ये वाला डायग्राम बना दो। ठीक है, आप दोनों ही चाहे तो ये नहीं बनाने से भी होगा, यू कैन स्किप दिस वन, बस ये वाला डायग्राम बनाना है आपको, फिर ये सब कुछ लिखना है। चलिए, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे बोला है व्हेन टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट ईच ऑफ देम इज डिवाइडेड इनटू टू लाइन सेगमेंट। जब भी कोई भी दो कॉर्ड इंटरसेक्ट करते हैं तो वो दो सेगमेंट में डिवाइड होता है। ये जो कॉर्ड है ए बी कॉर्ड, ये ए पी पी बी में डिवाइड हो गया, और सी डी कॉर्ड जो है सी पी और पी डी में डिवाइड हो गया। ठीक है, फिर क्या बोले, शो दैट इफ इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, अगर इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, ये दो जो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स है वो इक्वल लेंथ के हो गए, देन द लाइन सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। तो जो इंटरसेक्शन होने पे जो लाइन सेगमेंट बने, ये वाला लाइन सेगमेंट, लंबा वाला लाइन सेगमेंट, ये वाले कॉर्ड का लंबा वाला लाइन सेगमेंट बराबर होंगे, और ये वाला छोटा वाला लाइन सेगमेंट इस वाले छोटे वाले लाइन सेगमेंट के बराबर होगा, मतलब करस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट बराबर होगा बोल के हम लोग से पूछा है। ठीक है, अब देखो ये सारे प्रूफ करने के लिए पहले तो ये डायग्राम आपको बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद जनरली 99% ऑफ द टाइम आपको अगर कोई समझ में नहीं आ रहा तो ट्राई करो कि कुछ ना कुछ ट्राइंगल बने। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ऐसा ट्राइंगल बना दूँ तो ये दोनों ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूँ, ये कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये वाला, इन दोनों ट्राइंगल्स में ये वाला साइड कॉमन है, ये वाला साइड में दिस साइड इज कॉमन। ठीक है, और ये वाला तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये तो इक्वल है, और ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है, तो आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट होते मुझे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल मिल गया। ठीक है, इसको मैं एक्चुअल पेन से लिख लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, फिर यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। ठीक है, और इसको ऐसे ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट होते ही यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये दोनों सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगे। अब अगर ये दोनों सी पी सी टी से इक्वल है तो क्या होगा, देखो क्योंकि ये परपेंडिकुलर है यहाँ तक, तो ये वाला आधा और ये वाला आधा है, बराबर हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या करता है, दो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है ना। तो क्या क्या होगा, देखो अब क्योंकि ये इक्वल कॉर्ड है तो ये आधा इसका आधा दोनों बराबर होगा। अब इस आधे में यहाँ से यहाँ तक मैं ये दो बराबर इक्वल लेंथ ऐड कर दूंगा तो मुझे ये वाला लेंथ इक्वल टू ये वाला पूरा लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो क्या करने वाला मैं आपको आराम से मैं करके बताता हूँ। ठीक है, आप देखते रहना। पहले इसको मिटा देते हैं। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ओ से लेके इस लाइन पे। ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर, और इधर से भी इस लाइन तक एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करूंगा। ये मेरा कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब जहां पर भी ये दोनों परपेंडिकुलर पड़े उसको मान लो, इस पी को मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ, और इसको मैं कह देता हूँ ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, दिस इज ई एंड दिस इज एफ मान लो। ठीक है, तो मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया, ई और एफ बनाया, और इसको भी ज्वाइन कर देते, ओ पी को भी ज्वाइन कर देते, ज्वाइन ओ पी। ठीक है, तो लिख लेते हैं मैंने कंस्ट्रक्शन क्या करा, ओ ई परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, ओ ई जो है मैंने ए बी के परपेंडिकुलर बना, और ओ एफ सी डी के परपेंडिकुलर, एंड ओ एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। ये कंस्ट्रक्शन करा, और मैंने क्या करा, ओ पी को मैंने ज्वाइन ओ पी, ज्वाइन ओ पी। ठीक है, अब देखो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्यों, ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री, ये कॉमन है, और ये वाला साइड इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स जो रहता है ना सेंटर से सेम डिस्टेंस में रहता है, हम लोग ने थ्योरम पढ़ा था। सो मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूँ। एन ट्राइंगल
ओ ई पी एंड ट्राइंगल ओ एफ पी। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में ओ ई इक्वल्स टू ओ एफ। क्यों? इक्वल कॉर्ड्स आर, जो इक्वल कॉर्ड्स है वो सेंटर से सेम डिस्टेंस में रहते हैं। कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, अब ओ पी तो कॉमन है, ओ पी इक्वल्स टू ओ पी। क्यों? ये कॉमन है। उसके बाद ये वाला 90 डिग्री है। ठीक है, दिस इज 90 डिग्री। एंगल ई इक्वल्स टू एंगल एफ 90 डिग्री। एंगल ओ ई पी लिख लेता है। ठीक है, पूरा लिख लेता है। ओ ई पी इक्वल्स टू एंगल ओ एफ पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि दिस इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो, सो देयरफॉर मुझे क्या मिला? ये दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। मैं एक काम करता हूँ, इस फिगर को मैं नीचे भी कॉपी करके ले जाता हूँ ताकि आपको दिखता रहे। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो मुझे क्या मिला? ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट मिल गए। सो देयरफॉर ट्राइंगल ओ ई पी वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एफ पी। ओ एफ पी कौन सा क्राइटेरिया? आर एच एस क्राइटेरिया। अब आर एच एस क्राइटेरिया अगर होते ही मैं क्या कह पाऊंगा? बाई सी पी सी टी, ई पी इक्वल्स टू एफ पी, है ना। ई पी इक्वल्स टू एफ पी, सेकेंड थर्ड इक्वल्स टू सेकेंड थर्ड, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। ई पी इक्वल्स टू एफ पी, रीजन सी पी सी टी। ठीक है, अब ध्यान रखो, अभी मैंने क्या इक्वल प्रूफ करा? मैंने ये ई पी जो साइड है ग्रीन वाले से जो मैंने ड्रॉ करा इज इक्वल्स टू, अरे दिस ई पी ग्रीन वाले से ड्रॉ करा हुआ साइड, और ये दोनों बराबर है। ये मैंने प्रूफ कर दिया। अब देखो, अब सेंटर से कभी भी किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों, ये कॉर्ड को क्या करते थे? बाइसेक्ट करते थे, तो ये बराबर हिस्सा हो जाता है। मुझे ये पता है कि ए ई इक्वल्स टू ई बी, ए ई इज इक्वल्स टू ई बी। सेम वे में इस सेंटर से इस कॉर्ड तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो क्या सी एफ और एफ डी भी इक्वल हो जाएगा? सी एफ इक्वल्स टू एफ डी, है ना। रीजन क्या है? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब देखो, ये क्योंकि दोनों इक्वल कॉर्ड्स है, क्योंकि ये और ये भी इक्वल है, मुझे पता है ए बी इक्वल्स टू सी डी, और इसका बाइसेक्ट होने पे आधा आधा पोर्शन भी एक दूसरे के बराबर ही होंगे। सो सिंस ए बी इक्वल्स टू सी डी, अगर सी डी है तो इनका हाफ भी बराबर होगा। इसका मतलब ए ई बराबर एफ डी, देयरफॉर ए ई बराबर इसका हाफ, मतलब ये वाला कॉर्ड का आधा, मतलब पूरा कॉर्ड इक्वल है तो कॉर्ड का आधा आधा भी तो इक्वल होगा ना। तो मैं ए ई बराबर एफ डी लिख सकता हूं। ए ई बराबर एफ डी, हाफ्स ऑफ इक्वल आर इक्वल, है ना। क्यों? रीजन क्या है? मैंने ऊपर ही लिख दिया, इसमें रीजन लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, और सिमिलरली क्या मैं ये भी कह पाऊंगा? अगर ए ई एफ डी के बराबर है, सेम वे में ई बी और सी एफ भी तो बराबर ही है, एक ही रीजन है। एंड ई बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू सी एफ, है ना। सिंस ए बी इक्वल्स टू सी डी, अगर ए बी सी डी है तो हाफ ऑफ, यहाँ पे रीजन लिख दो, हाफ ऑफ ए बी एंड सी डी के आधा, वो भी इक्वल ही होंगे। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, इसको एंड नहीं लिखते, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। लेट्स से दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं सेकंड इक्वेशन लिख देता हूँ, और इसको मैं थर्ड इक्वेशन लिख देता हूँ। अब देखो, सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखो। ए ई एफ डी है, ए ई एफ डी है, और जो फर्स्ट इक्वेशन में ई पी और एफ पी है, ई पी और एफ पी है। क्या इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं तो मुझे ए पी और डी पी इक्वल मिल जाएगा? बिल्कुल। सो मैं क्या करूंगा? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा?
लेफ्ट हैंड के साइड का ऐड होगा, मतलब ए ई प्लस ई पी इक्वल्स टू एफ डी प्लस एफ पी। ठीक है, ए ई प्लस ई पी इक्वल्स टू एफ डी प्लस एफ पी। मुझे क्या मिला, ए ई प्लस ई पी, तो ए ई प्लस ई पी मिलकर ए पी बन गया। लेफ्ट हैंड साइड ए पी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में देखो एफ डी प्लस, सॉरी एफ डी प्लस एफ पी, ये एफ पी होना चाहिए, एफ पी, एफ डी प्लस एफ पी, एफ डी की तरह एफ डी प्लस एफ पी, ये टोटल मिल गया क्या, डी पी बन गया इक्वल्स टू डी पी। यही तो प्रूफ करना था मुझे, है ना, ए पी इक्वल्स टू डी पी। ए पी कहाँ गया, ए पी इक्वल्स टू पी डी बोलो या फिर डी पी बोलो, एक ही बात है, पी डी बोलो या फिर डी पी बोलो, बात एक ही है, डी पी। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला रिजल्ट मैंने प्रूफ कर दिया। अब सेकंड वाले रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस बार देखो ध्यान से, इस बार मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे ई बी और सी एफ बराबर है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है। अब ये इक्वल पार्ट में से क्या, अगर मैंने ई बी में से ई पी हटा दिया, इसमें से ई पी हटा दिया तो पी डी मिल गया। सेम वे में इसमें से अगर मैंने ये वाला पार्ट पी एफ हटा दिया तो मुझे सी पी मिल गया। तो ऐसे मैं इन दोनों को भी इक्वल कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या हटाना है, ई बी में से ई पी, ई बी में से ई पी हटाना है, ठीक है, और सी एफ में से एफ पी हटाना है। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3, तीसरे इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन मुझे माइनस करना है। सो ई बी लेफ्ट हैंड साइड सब्सट्रैक्ट हो गया, ई बी माइनस ई पी, मतलब ई बी माइनस ई पी, है ना, ई बी माइनस ई पी वुड बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सब्सट्रैक्ट होगा, सी एफ माइनस एफ पी, सी एफ माइनस एफ पी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ई बी माइनस ई पी, मतलब ई बी से मैंने ई पी हटा दिया तो बचा इतना, पी बी बोलो बी पी बोलो, पी बी बोल देते हैं, पी बी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे सी एफ माइनस एफ पी, सी एफ कौन सा है, सी एफ ये है, सी एफ में से एफ पी हटा दो सी पी बचा, टू सी पी। सेकेंड वाला प्रूफ यही था, पी बी इक्वल्स टू सी पी, पी बी इक्वल्स टू सी पी, पी बी बी पी लिखो, पी बी लिखो, सी पी लिखो, है ना, पी बी इक्वल्स टू सी पी, हेंस प्रूफ्ड। नीचे लिख दो हेंस प्रूफ्ड। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, स्ट्रोक इरेजर मतलब प्रेसिजन इरेजर, इसको हटा के हेंस प्रूफ लिख देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, ड्रॉ अ सर्कल इन विच अ कॉर्ड ऑफ 6 सेंटीमीटर लेंथ स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, मुझे एक ऐसा सर्कल बनाना है जिसमें एक कॉर्ड होना चाहिए उसका 6 सेंटीमीटर लेंथ, और वो कॉर्ड जो है 3 सेंटीमीटर सेंटर से होना चाहिए। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक कॉर्ड बना लेते हैं। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का कॉर्ड बना लेते हैं। तो एक स्केल लेंगे, स्केल यूज़ करके, अरे थोड़ा सा सीधा, ठीक है, ट्राई करते हैं। दिस इज माई कॉर्ड ए बी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका कॉर्ड बनाना है। अब मुझे ये पता है कि कॉर्ड जो होता है ना वो मतलब सेंटर, ठीक है, सेंटर से 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब सेंटर कहीं यहाँ पे होगा, मुझे ये पता है। अब ये जो सेंटर है ना, इस कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में होता है, तो मुझे पहले अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक कंपास लूँगा, इसको आधा से ज़्यादा ओपन करूँगा। ठीक है, ये आपको आप खुद से ही देख के आपको समझ जाना है, ये आधा से ज़्यादा है लगभग। तो इस कॉर्नर को यहाँ पे प्लेस करूँगा। ठीक है, अब ऊपर पे एक आर्क और नीचे पे एक आर्क, और सेम जितना मेरा कंपास था सेम ओपनिंग अब ए पे रखूँगा। अब इन दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए ये दो आर्क में ऊपर और नीचे, सो ये लाइन इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। अब क्या करूँगा, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब मुझे सेंटर जो है ना, मेरा सेंटर इसी परपेंडिकुलर में बाइसेक्टर में लाई करता है, क्योंकि हमें पता है कि सेंटर से अगर कॉर्ड तक हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करा, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है, उसको बाइसेक्ट करता है ना। वो कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है सेंटर से, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। इसलिए हम लोग ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया। अब यहाँ से 3 सेंटीमीटर का लेंथ मापेंगे, क्योंकि 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे सेंटर है। ठीक है, सो स्केल लेंगे, सो 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस वुड बी दिस। तो ये मेरा सेंटर हो जाएगा। इस सर्कल को हम लोग ओ कह देते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे उस सर्कल का सेंटर मिल गया, ये कॉर्ड है। तो मैं क्या करूँगा, इस सेंटर से इस कोई भी एक वर्टेक्स ए या फिर बी तक का मैं अपना कंपास ओपन करूँगा, ये लेंथ ले लूँगा।
ठीक है, तो दिस वुड बी माई रेडियस। अब इतना ही लेंथ रख के मैं इसको क्या कर दूंगा, एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, सो दिस इज अ सर्कल, ये मेरे एक ऐसा सर्कल है, अच्छे से बना देते हैं। हाँ, तो ये एक ऐसा सर्कल है जिसका ये ए बी जो कॉर्ड है, दिस लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, और इस कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस क्या है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दिस वुड बी माई सर्कल। अब हम लोग को यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। आपने क्या क्या किया ये ड्रॉ करने के लिए, आपको सब कुछ एक बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होने का ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी किया एक अंडरस्टैंडेबल वे में आपको लिखना है। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया था, स्टेप 1, ड्रॉ ए बी कॉर्ड 6 सेंटीमीटर। हम लोगों ने 6 सेंटीमीटर का ए बी कॉर्ड बनाया। फिर स्टेप 2 में क्या किया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, मार्क ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी यूजिंग कंपस, कंपस यूज करके बनाया था, वो भी लिख सकता है यूजिंग कंपस। ठीक है, सो उसके बाद इस पॉइंट को हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग P कह देते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे हम लोग थर्ड में, मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड ए बी एस P, मार्क P as point of intersection of perpendicular bisector and AB। ठीक है, इसको P मार्क कर दिया। अब P से मुझे इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में 3 सेंटीमीटर का लेंथ मार्क करना है। मार्क, आई होप ये 3 सेंटीमीटर ही है ना, कहीं ज़्यादा तो नहीं है, नहीं। मार्क O ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एज 3 सेंटीमीटर, मार्क फ्रॉम P। तो P पॉइंट से मुझे इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में 3 सेंटीमीटर मार्क O करना है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ स्टेप में क्या किया था हम लोगों ने, ये OA को डिस्टेंस एज अ रेडियस लेके हम लोग ने सर्कल ड्रॉ कर दिया था, टेकिंग रेडियस एज OA। ठीक है, मैंने रेडियस ले लिया OA, ड्रॉ सर्कल विथ सेंटर ओ पे ही सेंटर रखे मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। सो उसके बाद मुझे फाइनल मेरा कंस्ट्रक्शन रेडी हो गया। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पे बोला है, शो दैट रेक्टेंगल इज द ओनली पैरेलोग्राम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। ठीक है, तो हम लोग को क्या बोला है कि मतलब रेक्टेंगल ही एक ऐसा पैरेलोग्राम हो सकता है जो एक सर्कल में इंस्क्राइब हो सकता है, मतलब अलग और किसी और तरीके के पैरेलोग्राम इंस्क्राइब नहीं हो सकते, बस ओनली रेक्टेंगल इज द ओनली काइंड ऑफ पैरेलोग्राम जो कि सर्कल में इंस्क्राइब हो सकता है। तो उसके लिए मैंने ये डायग्राम बना लिया। ठीक है, ABCD को मैंने अभी पैरेलोग्राम मुझे दिया क्या हुआ कि ये पैरेलोग्राम है, ABCD मुझे पैरेलोग्राम को ये समझ में आना चाहिए गिवन क्या है, और आपको क्या करना है, क्या प्रूफ करना है कि ABCD पैरेलोग्राम तो है, ये तो आपको गिवन है, पर हम लोग प्रूफ क्या करना है, ये रेक्टेंगल भी है। तो हमारे लिए प्रूफ क्या करना पड़ेगा, टू प्रूफ ABCD क्या है, रेक्टेंगल है। अब सीधा बस ABCD इज रेक्टेंगल लिखो, ABCD इज रेक्टेंगल दिखो, ये तो ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना है, पर क्या प्रूफ कर देने से ये रेक्टेंगल बन जाएगा, है ना। ABCD पैरेलोग्राम का आप क्या कर देने से, मतलब ऐसा क्या चीज कर दोगे ताकि ये रेक्टेंगल प्रूफ हो जाए। तो आपको इनडायरेक्टली आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है, मतलब यहाँ पे मैथमेटिकली आपको कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है। मान लो एंगल A और एंगल B और एंगल C और एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री, इनमें से कोई भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दिया तो सारे एंगल 90 डिग्री बन जाते हैं। ठीक है, तो मेरा गोल क्या है, तो बेसिकली आप ये अंडरस्टैंडिंग के लिए था, मैं आपको लिख देता हूँ, किसी एक एंगल का टू प्रूफ एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री और एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री और एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री और एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री। कोई एक एंगल को मुझे 90 डिग्री प्रूफ कर देने से मेरा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब मुझे शो करना है, टू शो लिखते हैं, प्रूफ नहीं लिखते, टू शो लिखते हैं। ठीक है, अब देखो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो अब क्योंकि ABCD पैरेलोग्राम है तो मुझे पता है पैरेलोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। तो मैं ये लिख पाऊंगा एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। चलो, तो एंगल A इक्वल्स टू, नीचे पे लिख लेते हैं, A इक्वल्स टू एंगल C, क्यों, ऑपोजिट
एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब देखो, और मुझे और एक चीज यहाँ पे गिवन है, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, इज अ, बस पैरेललोग्राम ही नहीं है, एक सर्कल के अंदर भी है, साइक्लिक पैरेललोग्राम लिखते थे, ये बेटर होगा। ठीक है, अब ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल होगा पैरेललोग्राम का। अब क्योंकि ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री भी होता है। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी, ये कितना होना पड़ेगा, 180 डिग्री। क्यों, ऑपोजिट सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, अब मैं देखो इन दोनों में क्या करूंगा, एंगल ए सी के बराबर है, तो सी को मैं ए लिख दूंगा, एंगल ए लिख दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल ए, सी की जगह ए लिख दिया है ना, क्योंकि सी और ए तो बराबर है। ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए, इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 2 चला जाएगा, तो एंगल ए कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बाई 2 विच इज़ 90 डिग्री। therefore एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर तो अब एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करते ये रेक्टेंगल हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम कहा गया था। ठीक है, पैरेललोग्राम में ये एंगल ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब ये 90 डिग्री भी है, क्योंकि ये और ये पैरेलल है, तो को इंटीरियर एंगल्स का सम भी पैरेललोग्राम में 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है, इनफ है। देयरफॉर ABCD is a rectangle, has proved। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पे क्या बोला है, शो दैट इफ रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स मस्ट लाई एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब क्या है, ABCD एक क्या है, रेक्टेंगल है जो सर्कल में इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, तो इसका जो डायगनस जो है, डायगनस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्कल के सेंटर में लाई करता है, बोल के मुझे शो करना है। ठीक है, मुझे गिवन क्या है, पहले गिवन टू प्रूफ लिख लेते हैं, फिर मैं क्या करूंगा आपको बता देता हूँ। गिवन क्या है, ABCD इज साइक्लिक रेक्टेंगल, है ना, रेक्टेंगल भी है और साइक्लिक भी है। ठीक है, ABCD साइक्लिक रेक्टेंगल। अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि टू प्रूफ इसका जो डायगोनल्स है, मतलब AC और BD ये सेंटर पे इंटरसेक्ट करता है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AC एंड BD इज द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल का सेंटर है। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, ये AC और BD को ज्वाइन तो कर देते हैं, ये जो डायगोनल्स है डायगोनल्स को ज्वाइन करते हैं, तो ये क्या है, डायगोनल्स है, रेक्टेंगल का डायगोनल्स है। तो मुझे ये प्रूफ करना है कि इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है यही मेरा सर्कल है, बोल के मुझे प्रूफ करना है। अब देखो, इसको प्रूफ करने के लिए क्या करूंगा मैं ये आर्क लूंगा, देखो BD आर्क लूंगा। अब ये जो BD आर्क है ना, ये सर्कल पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, क्या ये 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है ना। अगर ये 90 डिग्री एंगल है, इसका मतलब क्या है, BD क्या होना पड़ेगा, ये आर्क को जो पॉइंट करने ज्वाइन करने वाला लाइन, ये क्या है, डायमीटर हो जाएगा सर्कल का। ठीक है, तो क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, तो दिस वुड बी डायमीटर। सिमिलरली अगर आप ये वाला आर्क देखो, ये वाला आर्क जो है ये भी 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो ये भी डायमीटर हो गया। इसका मतलब ये जो दोनों डायगोनल्स है ना रेक्टेंगल के, वो सर्कल के डायमीटर भी है ना, दोनों ही डायमीटर है। अब मुझे पता है डायमीटर का इंटरसेक्शन पॉइंट ही सेंटर होता है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, मैं यही काम करने वाला हूँ। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग ने इसको ज्वाइन कर लिया, वो भी लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AC एंड BD। ठीक है, अब हम लोग ये लिख सकते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, कौन सा आर्क, ADC ऑन द सर्कल इज 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री, ये क्यों है, क्योंकि ये रेक्टेंगल का एजेस है, एंगल B इज 90 डिग्री, एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना, गिवन ABCD इज रेक्टेंगल। ठीक है, सो देयरफॉर मैं क्या कह पाऊंगा, ADC
ए डी सी ये 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, इसका मतलब ए सी शुड बी अ डायमीटर, देयरफॉर ए सी इज डायमीटर, है ना। डायमीटर 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 एंड डायमीटर का जो एंड है सबटेंड्स 90 डिग्री एट सर्कल, सर्कल में 90 डिग्री सबटेंड करता है, ठीक है। तो सिमिलरली मैंने अभी क्या प्रूफ करा, एसी डायमीटर प्रूफ कर दिया, एसी डायमीटर सेम वे मैं डीबी को भी डायमीटर कह सकता हूँ, क्योंकि ये जो आर्क है यहाँ पे एंगल 90 डिग्री सबटेंड कर सकता है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फिर से एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए डी सी लिया था, इस बार डीबीसी, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क इस बार डी सी बी ऑन सर्कल इज 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, एंगल दिस एंगल, ये जो आर्क जो सबटेंड कर रहा है ये वाला एंगल ये 90 डिग्री, एंगल ए इज 90 डिग्री, ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या रीजन है, ए बी सी डी रेक्टेंगल दे रखा है, ए बी सी डी इज रेक्टेंगल मुझे दे रखा है। सो मैं ये कह पाऊंगा कि ए सी इज ऑल्सो सॉरी बी डी इज ऑल्सो डायमीटर, बी डी को इस बार डायमीटर कह पाऊंगा, ए सी को तो ऊपर पे मैंने कर दिया है, बी डी इज ऑल्सो डायमीटर, ठीक है। तो मैंने ये प्रूफ कर दिया कि जो इसके दोनों ही डायगोनल डायमीटर है, तो डायमीटर का इंटरसेक्शन पॉइंट ही सर्कल होता है। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिंस, नहीं यहाँ पे सिंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायमीटर इज सेंटर, ठीक है, सिंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायमीटर इज सेंटर, देयरफॉर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स, डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज सेंटर हो गया, इज सेंटर। थोड़ा सा वर्डिंग ज़्यादा है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। थोड़ा सा वर्डिंग वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, तो हम लोग आप इतना लिखोगे तो आपको नंबर सारे मिल जाएंगे। चलिए, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे बोला है कंसीडर ऑल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल ऑफ फिक्स लेंथ, ठीक है। एक इस सर्कल के मैंने फिक्स लेंथ के, इसी लेंथ के बहुत सारे कॉर्ड्स में बना लूंगा, ठीक है। व्हाट इज द शेप फॉर्म्ड बाय द मिड पॉइंट्स ऑफ दिस कॉर्ड। तो यहाँ पे मैंने इसी लेंथ के कॉर्ड मेरे सर्कल के मैंने बहुत सारे मैंने ले लिया, मान लो ये भी सेम फिक्स लेंथ, इसी को कॉपी किया और एक इस सर्कल का ऐसा कॉर्ड बनाया, मान लो ये हो गया। अब सेम लेंथ का आप कंपास क्या बोलते हैं, कंपास ओपन करके सेम लेंथ के बहुत सारे से कॉर्ड बना सकते हो। मैं अपना टूल यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास ये टूल है, तो इसी लेंथ को मैंने लिया और इसके कॉर्ड्स बहुत सारे बना लेते हैं। ये और एक कॉर्ड बन गया, ये और एक कॉर्ड बन जाएगा, ऐसे करके अगर मैं ऐसे टच करवाया यहाँ पे रख दूंगा तो दिस अनदर कॉर्ड और एक बनाता है। ऐसा कुछ मैं बना लेता हूँ पहले तो। ठीक है, आई होप आपको आइडिया हो गया होगा। और कुछ बना लेते क्या, और एक दो बना लेते हैं, यहाँ पे एक बना लेते हैं ऐसा। तो ये जो सारे कॉर्ड्स है ये सेम फिक्स लेंथ के हैं, ठीक है। और बोला है व्हाट इज द शेप फॉर्म बाय द मिड पॉइंट्स ऑफ दिस कॉर्ड। तो ये जो कॉर्ड्स है इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या शेप फॉर्म करेगा। अब देखो ये वाला कॉर्ड का मिड पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा, मार्क कर लेता है, दिस इज माई मिड पॉइंट। इस कॉर्ड का मिड पॉइंट यहाँ कहीं पे होगा, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट यहाँ होगा, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा, इसका मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा, इसका मिड पॉइंट यहाँ, इसका मिड पॉइंट यहाँ, ठीक है, और इसका मिड पॉइंट यहाँ। तो सारे जो भी मेरे कॉर्ड्स है उसका मिड पॉइंट को अगर मैंने जोड़ दिया तो मुझे क्या शेप मिलेगा। मान लो ये मेरा सर्कल है, ठीक है। अब ये जो मुझे शेप मिलेगा अगर सारे कॉर्ड्स को अगर मैंने ज्वाइन कर दिया, तो देखो इसको ज्वाइन कर देता है ऐसे, अगर स्मूथ हैंड से अगर आपको ज्वाइन करोगे ना तो आपको एक सर्कल का शेप आपको बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। क्यों सर्कल हम लोग को बनता है, ये सारा कॉर्ड्स का मिड पॉइंट हम लोग को क्यों सर्कल देता है, क्योंकि देखो, क्योंकि ये सारे इक्वल कॉर्ड्स है, ये ऐसे बहुत सारे कॉर्ड्स है, सारे इक्वल कॉर्ड्स है। अब मुझे ये पता है कि इक्वल कॉर्ड्स का ना सेंटर से डिस्टेंस सेम रहता है, हमेशा इक्वल रहता है। तो इस कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से
इज इक्वल टू इस कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से, इज इक्वल टू इस कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से, इज इक्वल टू इस कॉर्ड का डिस्टेंस इक्वल टू इस कॉर्ड का डिस्टेंस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। तो ये सारे लेंथ क्या होंगे, सेम होंगे। सो ऐसा कौन सा शेप है जो बनता है फ्रॉम लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, वो है सर्कल। ठीक है, सो हम लोग ऐसे लिखेंगे, सिंस all the chords are equal, therefore the distance of those chords फ्रॉम सेंटर, मतलब सेंटर से उन तक, उन कॉर्ड्स तक का डिस्टेंस क्या होगा, वो भी इक्वल होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ये डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस डिस्टेंस एंड दिस एंड सो ऑन फ्रॉम ऑल द डिस्टेंस फ्रॉम, क्या लिखा, देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ दोज कॉर्ड्स फ्रॉम सेंटर will be equal. So the midpoint of the chord will form सर्कल, है ना, सर्कल फॉर्म करता है। अब और भी आपको एक्सप्लेन करना है तो आप लिख दो सर्कल क्या होता है। आपको ये पता है कि सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो इतना रीजन देने से इनफ है। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पे 17 क्वेश्चन में क्या बोला है, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, इसको ओ मार्क कर लेता है। कॉर्ड ए बी एंड ए सी आर कॉन्ग्रुएंट। सो ए बी और ए सी कॉर्ड जो है, मतलब ए से शुरू हो रहा है, ये कह दिया ना, ए बी और ए सी कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड। कॉन्ग्रुएंट मतलब ए बी और ए सी क्या इक्वल है, इक्वल कॉर्ड्स दे रखा है। और बोला है एक्सप्लेन व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी। मतलब सर्कल का जो सेंटर है वो इस एंगल का बाइसेक्टर, मतलब बी ए सी एंगल का बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब ये वाला एक ऐसा लाइन होगा जो दिस इक्वल टू दिस, मतलब इस एंगल को बराबर हिस्से में डिवाइड करे, है ना। इस लाइन पे, एंगल बाइसेक्टर वाले लाइन पे हमारा सेंटर लाई करता है बोल के हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है बोल के हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग को गिवन क्या है, टू प्रूफ क्या है वो लिख लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। ये तो मेरे को गिवन स्टेटमेंट क्या है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, है ना, मुझे इक्वल कॉर्ड्स दे रखा है। ठीक है, ये गिवन है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, टू प्रूफ, मुझे यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, मुझे ये प्रूफ करना है कि द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर बी ए सी। ठीक है, मुझे ये जो बी ए सी एंगल बाइसेक्टर है इसी में ही मेरा सेंटर लाई करता है बोल के मुझे ये प्रूफ करना है। ठीक है, इसका मतलब मुझे इनडायरेक्टली एक्चुअली में क्या प्रूफ करना है, मुझे ये प्रूफ करना है कि अगर मैंने एक ऐसा लाइन बनाया, ऐसा सेंटर से ज्वाइन करने वाला लाइन, तो मुझे इनडायरेक्टली ये प्रूफ करना है ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, मुझे ये लाइन बना लेना है, ये एंगल मतलब ऐसा एक लाइन बनाना है ए पॉइंट से ओ पॉइंट से पास होने वाला। उसके बाद अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब ये लाइन सेंटर से ही पास कर रहा है। ठीक है, तो मेरे को टू प्रूफ एक्चुअली में क्या है मेरे को, तो टू प्रूफ करने के लिए मुझे सबसे पहले ये बना लेता है। ठीक है, एक ऐसा लाइन जो ए और ओ से सेंटर से पास करता हो। ठीक है, और मुझे ये प्रूफ करना है कि दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, मतलब दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे टू प्रूफ एंगल बी ए ओ इक्वल्स टू एंगल सी ए ओ, ये दोनों एंगल इक्वल है बोल के मुझे प्रूफ करना है। तो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया, ड्रॉ ओ ए। ठीक है, मैंने ओ ए को ड्रॉ कर लिया बस। बाकी वाला पोर्शन मैं मिटा भी सकता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ से यहाँ तक मैं मिटा ही देता हूँ। जॉइन ओ ए। ठीक है, मैं क्या कर लेता हूँ, फिर ओ ए को ज्वाइन कर लेता हूँ। जॉइन ओ ए, है ना, ओ आर ए सेंटर, ओ आर ए क्या है, ओ इज अ सेंटर, और ओ ए को मैंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना मोस्टली वही है, हम लोग को कुछ ना कुछ दो ट्राइंगल हम लोग को देखने पड़ेंगे, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने पड़ेंगे, फिर सीपीसीटी से ये दोनों इक्वल हो ही जाएगा। ठीक है, अब देखो मुझे और क्या करना पड़ेगा, फिर से मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री, इस सेंटर से इस कॉर्ड तक का मैं 90 डिग्री ऐसे ज्वाइन कर लूँगा इस
90 डिग्री पॉइंट को, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इन दोनों सर्कल का। ये भी एक कंस्ट्रक्शन ही है, तो इसको P मान लेते हैं, इसका Q मान लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा। ये दोनों अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा और मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में जॉइन OA, और मुझे क्या करना पड़ा ऑल्सो OP परपेंडिकुलर टू AB एंड OQ, है ना। OP परपेंडिकुलर टू AB ड्रॉ करा और OQ परपेंडिकुलर टू AC एंड OQ परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखो इन ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। अब वो प्रूफ करने से पहले क्योंकि मैंने सेंटर से यहाँ तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम अ सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड, ये तो आपको पता ही है ना। और मुझे ये भी पता है क्योंकि ये इक्वल कॉर्ड्स दिया हुआ है, ये और ये कॉर्ड क्या है, इक्वल कॉर्ड्स दिया हुआ है, तो ये और ये भी इक्वल हो जाएगा। OP इक्वल्स टू PQ, है ना, मुझे ये मिल जाएगा OP इक्वल्स टू PQ, है ना। इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से बराबर डिस्टेंस में रहता है, तो ये मिल गया, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये 90 डिग्री है, मुझे पता है दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था और ये कॉमन है, ठीक है। एंगल OPA इक्वल्स टू एंगल OQA विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था, ठीक है। तो अब इन ट्राइंगल दिस, इस ट्राइंगल में ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में मैं काम करूँ तो इसको मैं ऊपर ही लिख सकता था, है ना। इसको थोड़ा सा मैं नीचे शिफ्ट कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, एन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OQA, इन दोनों ट्राइंगल में OPA एंड OQA ट्राइंगल में मैंने ये देख लिया कि ये और ये तो इक्वल है, ये तो परपेंडिकुलर मैंने कंस्ट्रक्ट किया था और ये कॉमन है। फिर OA इक्वल्स टू OA, ये क्या है, कॉमन है। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, कौन से क्राइटेरिया से, RHS क्राइटेरिया से। देयरफॉर ट्राइंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OQA, कौन सा क्राइटेरिया, RHS क्राइटेरिया, ठीक है। सो बाय CPCT ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल PAO दूसरा तीसरा पहला इज इक्वल टू QAO। देयरफॉर एंगल PAO इक्वल्स टू एंगल QAO, क्यों, बाय CPCT। बस हैंस प्रूव्ड, ठीक है। मुझे यही प्रूफ करना था। एंगल BAO बोलो, BAO, है ना, BAO बोलो, PAO बोलो, एक ही बात है, ये वाला एंगल का ही बात कर रहा है, इक्वल्स टू CAO बोलो, है ना। इस एंगल को आप या चाहे CAO कहो या फिर QAO कहो, एक ही बात है, हैंस प्रूव्ड। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पे बोला है 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर आर ऑन द सेम 24 सेंटीमीटर आर ऑन द सेम साइड ऑफ अ सेंटर ऑफ अ सर्कल। मतलब 2 पैरेलल कॉर्ड्स है, इसका लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर और नीचे वाले का 24 सेंटीमीटर, एक लंबा एक छोटा कॉर्ड है, ठीक है। और ये सेंटर के सेम साइड में ही लाई कर रहा है, ऐसा कहा है। और बोला है द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड इज 7 सेंटीमीटर, और कॉर्ड के बीच में आपस का डिस्टेंस कितना है, 7 सेंटीमीटर। और पूछा है रेडियस ऑफ द सर्कल, और इसका रेडियस क्या है हमसे वो पूछा है, ठीक है। अब देखो इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सेंटर से इन दोनों ही कॉर्ड्स पे एक ही परपेंडिकुलर लाइन बनेगा, है ना, इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ ज्वाइन कर लूंगा। फिर देखो इस सेंटर से मैं B तक इसको ज्वाइन करूंगा और फिर से इस सेंटर से D तक इसको ज्वाइन करूंगा, ठीक है। ये कुछ मुझे कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे, इसको थोड़ा सा और स्ट्रेट बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो इसको अब हम लोग ये समझते हैं, तो क्योंकि ये सेंटर से इस कॉर्ड तक हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, तो क्या ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये टोटल 10 था तो क्या ये 5 और ये 5 हो जाएगा, बिल्कुल। सेम वे में ये जो लंबा वाला कॉर्ड था ये टोटल 24 था, तो क्या हो जाएगा, ये आधा आधा हो जाएगा, ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा, है ना। दिस वुड बी इक्वल्स टू दिस, तो 24 था आधा था कितना होगा 12, और ये भी 12 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखो अब यहाँ पे मुझे 2 ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे, 2 राइट एंगल ट्राइंगल, जैसे कि पहला वाला ये ट्राइंगल, ठीक है,
और दूसरा वाले को मैं ग्रीन पेन से बना देता हूँ। ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स, ठीक है। एक ग्रीन वाला और ब्लू वाला। अब इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स में मैं पाइथागोरस लगाऊंगा। वो लगाने से पहले यहाँ पे मुझे और एक चीज गिवन है, देखो डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड इज 7 सेंटीमीटर, मतलब ये कॉर्ड और ये कॉर्ड का बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। पहले वो 7 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। तो दिस इज 7 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे दे रखा है 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो अब देखो इस पॉइंट को मैं ओ कह लेता हूँ, इस पॉइंट को पी कह लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं देखूंगा ट्राइंगल ओ बी पी, ठीक है, ओबीपी ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ओ बी पी, ठीक है, ये 90 डिग्री है। एंगल ओ पी बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हम लोगों ने, ठीक है। और पी बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, है ना, मतलब कि पी बी जो है ये ए बी का आधा है ना। ए बी टोटल 10 दे रखा तो ये 5 हो जाएगा। सो पी बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। रीजन क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, सेंटर टू द फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, इसको बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड लिख लेता है, ठीक है। तो मुझे पी बी कितना मिल जाएगा, पी बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ विच इज 10, तो मुझे मिला 5, तो पी बी मुझे 5 मिला, है ना, ठीक है। और यहाँ पे मुझे फाइंड क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है। क्या यही रेडियस हो जाएगा, ये वाला लेंथ ही रेडियस है, ठीक है। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो इस रेडियस जो मुझे फाइंड करना है उसको मैं कह देता हूँ दैट इज माई रिक्वायर्ड लेंथ, और रिक्वायर्ड लेंथ को मैं ब्लू पेन से, इस पेन से मार्क करता हूँ। ये रेडियस है, ये ब्लू वाला जो है इसको मैं रेडियस कह देता हूँ, दिस इज माई रेडियस। अब ये भी रेडियस है, ये ग्रीन वाला ये वाला साइड भी दोनों ही रेडियस है, ठीक है। अब ट्राइंगल, इसमें ये वाला ट्राइंगल में मैं क्या कर रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, दिस साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब देखो ये वाला साइड को तो मैंने आर मान लिया, ये 5 पता है, इतना 7 पता है, और पर यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ नहीं पता। तो इस लेंथ को मान लो अभी के लिए, लेट अस एज्यूम इस लेंथ को मैं एल कह देता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को पी ओ, इस पॉइंट को क्यू मान लेते हैं, और ये वाला लेंथ को लेट से दिस इज माई एल लेंथ, लेट ओ क्यू इक्वल्स टू एल, ठीक है। अब इस ट्राइंगल, ये वाला जो ब्लू वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल, इसको अगर मैं साइड में अगर आपको बना के दिखाऊं, देखो तो कैसा डायमेंशन होगा इसका, क्या क्या डायमेंशन है। ये वाला लेंथ तो आर है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, और यहाँ से यहाँ तक एल है, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 7 प्लस एल हो जाएगा। और ये वाला लेंथ है मुझे 5, तो इधर पे मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो क्या बनेगा, आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर ये वाला साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस 7 प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ध्यान, पाइथागोरस थ्योरम यूज करा। क्लियर है। अब सेम वे में, अब देखो यहाँ पे भी सेम वे में, अगर ये हरा वाला ट्राइंगल में, ये वाला जो ग्रीन वाला ट्राइंगल इधर पे भी पाइथागोरस लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, है ना। इन ट्राइंगल, इस बार ये ग्रीन वाला ट्राइंगल क्या था, क्यू ओ डी, है ना। इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाया तो आर का स्क्वायर इक्वल्स टू, आर का स्क्वायर इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सो 12 का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, है ना, 12 का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। यहाँ पे भी मैंने बौद्धाना पाइथागोरस थ्योरम लगाया। इसको मैं कह देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, और इसको मैं कह देता हूँ सेकेंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में आर स्क्वायर इज दिस, और यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में आर स्क्वायर इसके बराबर है, इसका मतलब ये और ये भी आपस में बराबर होने वाला है ना। तो मैं दिस इक्वल्स टू दिस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे देते हैं ताकि हम लोग को चीज़ें क्लियरली दिख जाए, ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं रख लग रहा, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन कह देता है, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, और हम लोगों ने बौद्धाना पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करा, ठीक है। इसको सेकेंड इक्वेशन कह देता है, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन, यहाँ पे हम लोग कह देते हैं बौद्धाना पाइथागोरस थ्योरम यूज करा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू दिस कर दूंगा, मतलब 5 का स्क्वायर इज 5 स्क्वायर लिख लेता अभी, प्लस 7 प्लस एल का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस
एल का स्क्वायर। अब यहाँ पे 12 का स्क्वायर कैसे आया वो भी हम लोग को लिखना पड़ेगा, है ना। हम लोगों ने तो यहाँ पे तो 5 कैसे आया वो तो लिख लिया कि पी बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी होगा, ठीक है। अब वैसे ही क्यू डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी, मैं ये चीज़ यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्यू डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ, थोड़ा सा इसमें स्पेस बना लेता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ, आपको पहले ही लिख लेना है, मैंने यहाँ पे मिस कर दिया था। वैसे ही क्यू डी मतलब ये वाला लेंथ जो होगा सी डी का हाफ होगा, क्यू डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी, तो मुझे क्यू डी भी क्या मिलेगा, सिमिलर क्यू डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ 24 विच इज इक्वल्स टू 12, तो मुझे क्यू डी भी 12 ऐसा आता है बोल के लिख के दिखा देते हैं, ठीक है। अब इसको कंटिन्यू करते हैं, मैं इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर लिख लेता हूँ, इसका स्क्वायर दिस एंड इसका स्क्वायर वुड बी 12 स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस यहाँ पे मुझे ए प्लस बी होल स्क्वायर दिख रहा है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब 7 स्क्वायर क्या हो गया, ये होगा 7 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 7 इंटू एल प्लस बी स्क्वायर विच इज एल स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस एल स्क्वायर। अब एल स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब इधर पे 25 प्लस 7 का स्क्वायर इज 49 प्लस 14 एल इक्वल्स टू 144। क्या करता है 25 प्लस 49, है ना, ये क्या हो जाएगा 74, 74 में से 144 उधर पे जाएगा या माइनस हो जाएगा, तो 74 प्लस 14 एल इक्वल्स टू 144, तो 14 एल क्या हो जाएगा 144 माइनस 74, उधर पे जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 14 एल इक्वल्स टू 70, 14 एल 70, तो एल कितना मिल जाएगा 70/14 विच इज 5, तो मुझे एल क्या मिल गया, एल इज माई 5। अब मुझे आर चाहिए, तो किसी भी एक इक्वेशन में एल का वैल्यू हमको क्या पुट कर देना, 5 पुट कर देना, यहाँ पे एल का वैल्यू 5 पुट कर दो, पुट एल इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 2, पुटिंग एल इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 2, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, पुटिंग एल इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, सेकेंड इक्वेशन ये था मेरा, तो यहाँ पे पुट कर दो तो मुझे आर का वैल्यू मिल जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर विच इज 25, सो दिस इज 144 प्लस 25 विच इज इक्वल्स टू 169, तो आर स्क्वायर है 169, तो आर क्या मिल जाएगा, दोनों तरफ रूट लेना पड़ेगा, रूट लेने पे क्या मिल जाएगा, आर इक्वल्स टू 13। तो मुझे इसका रेडियस क्या मिला, मुझे रेडियस ही पूछा था, रेडियस मेरा आर ही था, देयरफॉर रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है। देयरफॉर रेडियस इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 26 तक, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलता है अगले वीडियो में।